किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और आज जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर दिन नए नए विषय पर बात करते हैं। आज भी ऐसे विषय पे हम बात करने वाले हैं जिसमें आप को जानकारियां जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं, कैसे हमारे जो प्रगतिशील किसान हैं वो काम करते हैं, या फिर नए नए युवाएं जो हैं खेती में जो कार्य कर रहे हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। और मुख्य रूप से आज विषय के बारे में अगर हम बात करें तो आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम प्रगतिशील किसान से, जो कि कृषि कर्मण अवार्डी हैं, चंद्रशेखर तिवारी जी से मुलाकात करने वाले हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप धन्यवाद। रिटायर्ड प्रोफेसर हैं एवं कृषक हैं नरसिंहपुर से। आपको कृषि कर्मण अवार्ड मिला है 2020 में, और ये एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है सर कृषि के क्षेत्र में। और जैसे कि हम जानते हैं कि अच्छा कार्य अगर हम करते हैं तो हमें कोई ना कोई अवार्ड्स मिलता है, तो ये जो अवार्ड है आपको मिला है। और सबसे पहला प्रश्न सर मेरा ये बनता है कि अवार्ड जो आपको मिला है ये मतलब शुरुआत कैसे हुई आपको, और क्या आपने ऐसे कार्य किए जिसमें आपको ये अवार्ड मिला? मैंने 1961 में एमए करने के बाद जी खेती शुरू की। जी। खेती में मुझे शुरू में मैंने बड़े उत्साह से खेती की, हम्म। और चूँकि मेरे पास इरिगेशन नहीं था ज़मीन में, जी तो मुझे इनिशियल स्टेज में बड़ी असफलताएं मिली खेती में। जी। मैं खेती से बड़ा घबराया कि मैंने गलत प्रोफेशन चुन लिया। हम्म। उसी समय मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई, मैं लेक्चरर हो गया खेती में, मतलब एग्री उसमें डिग्री कॉलेज में, जी। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में। जी तो मुझे बड़ी तसल्ली ये थी कि मैं जीवन यापन का कोई साधन तो है। बिल्कुल। उसके साथ मैंने फिर खेती को एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया, जी। और मैंने खेती में मेहनत करके इरिगेशन डेवलप किया। हम्म। इरिगेशन डेवलप करने के साथ साथ मैंने नई नई टेक्निक्स भी अडॉप्ट की खेती की, और तब जाके मैं वर्तमान स्थिति में पहुंचा हूँ। जी। तब जाके वर्तमान, जैसे सर ने कहा कि शुरुआत में जो चाहे युवाओं की बात करें तो थोड़ा सा डर ज़रूर लगता है कि यार खेती हमने चुन लिया है, और असफलताओं का तो दौर जो रहता है वो हर चीज़ में रहता है, शुरुआत में रहता है, लेकिन उसको पार करके जो सफलता प्राप्त करना होता है वो अपने आप में एक चीज़ होती है। और आज रिजल्ट जो है उसका आप सब देख ही रहे हैं। तो 2020 में आपको सर अवार्ड मिला, तो आपने किस चीज़ के लिए वो अवार्ड मिला है सर? चने के उत्पादन पे चने के उत्पादन मिला है। तो कितना उत्पादन रहा सर आपका उसमें? 27 क्विंटल तक। 27 क्विंटल प्रति। अनबिलीवेबल। बिल्कुल, ये तो एक बहुत ही जी जी सोचने वाली बात है। जी जी। तैयारी की बात करें तो सर कैसे आपने उसको इतना कर लिया? मैंने असल में उस ज़मीन को तैयार किया, हम्म। और तैयार करने में मैंने उसमें ग्रीन मैन्योरिंग किया, जी। गोबर का खाद भी डाला, हम्म। ग्रीन मैन्योरिंग किया, और 315 किस्म का गन्ना चना हम्म। मैंने बोया। जी उसमें मैं स्वयं विश्वास नहीं कर रहा था जी जी चने का उत्पादन इतना कभी मुझे मिल सकता है। जी। ये अपने आप में एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि 27 क्विंटल प्रति एकड़ की अगर हमें उत्पादकता मिल रही है चने से। 315 चना सर ने बोया। और हरी खाद के बारे में आप बात करें, हरी खाद को आपने इस्तेमाल किया गोबर की खाद के साथ साथ में। हरी खाद एक अपने आप में बहुत ही अच्छा विकल्प है सर। इसके अलावा जैसे कि सिंचाई की बात करें तो क्या कितनी सिंचाई रखी आपने उसमें? 2 बार पानी दिया गन्ने में, चने में। जी। तो आपने 2 बार पानी देके और उसको उत्पादन जो है 27 क्विंटल प्रति एकड़ की दर पाके, और आपने उसमें अवार्ड भी लिया है। बिल्कुल। सर, अभी हम चर्चा कर रहे थे, आपने कहा था कि सब्जियों की खेती भी आपने शुरुआत की थी, कि सब्जियों की खेती में आपको कैसे इंटरेस्ट आया और फिर कैसे की आपने? मेरा निवास जो नरसिंहपुर में है, जी उसके आसपास 13 एकड़ ज़मीन थी, जी 2 कुएँ थे। जी। उनमें मैंने इनिशियली सब्जी की खेती प्रारंभ की थी। मेरी और ज़मीन बाकी की 30 किलोमीटर दूर ग्राम मुगली में है, जी तो वो असिंचित थी। जी नरसिंहपुर में मैंने उस ज़मीन से, जो मेरे बंगले का कंपाउंड था, उसमें मैंने सब्जियों खेती से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया और अच्छी आमदनी प्राप्त की। जी। मगर जो गांव की ज़मीन थी वहाँ मैं
सब्जियों का उत्पादन नहीं कर पाया क्योंकि उसके बेचने का कोई साधन उपलब्ध नहीं था, कोई मार्केट उसका नहीं था। जी तो वहाँ मैंने गेहूँ, चना, ट्रेडिशनल जो क्रॉप्स हैं उनका ही उत्पादन लिया। जी बिल्कुल। जिस तरीके से परंपरागत जो शुरुआत होती है खेती में वो आपने वहाँ वो से मैंने शुरू शुरू किया। की। शुरुआत की बात करें सर, सब्जियों की बात आपने बताया कि हमने लगाई सब्जियां। परंपरागत खेती की जब शुरुआत की आपने तो मुख्य रूप से फसलें कौन कौन सी थी और शुरुआत कैसे की आपने? परंपरागत फसलें थीं गेहूँ, चना, धान। इनकी मैंने खेती शुरू की तो शुरू में बड़ा सेटबैक मिला मुझे। जी। एक तो उत्पादन सही नहीं मिला, दूसरा इनके बेचने का कोई साधन पर्याप्त नहीं था। सर जैसे कि आपने कहा कि परंपरागत खेती आपने शुरुआत की और दिक्कतें भी थी, उत्पादन उतना नहीं मिल पा रहा था, तो मतलब क्या ऐसे वजह थी जिससे उत्पादन उतना नहीं मिल पा रहा था परंपरागत में? सिंचाई उपलब्ध नहीं थी। सिंचाई जब तक खेती में सिंचाई का साधन ना हो जी तब तक खेती आसमानी सुल्तानी वाला मामला है। जी। खेती में जब तक सिंचित न हो ज़मीन आपकी तब तक आप उत्पादन उतना नहीं हाँ वांछित उत्पादन नहीं ले सकते। बिल्कुल। तो ये जो है परंपरागत खेती की हम बात कर रहे थे। जैसे कि सर वर्तमान की अगर बात करें, क्योंकि वो उस समय की बात है जब हमारे पास सिंचाई उपलब्ध नहीं थी जी। आज आपने कहा कि सिंचाई उपलब्ध हो हमारे पास हो गई है, पानी की पर्याप्त व्यवस्था हमारे पास आ गई है। तो जैसे अभी आपने कहा धान की आपने बात की है और अभी वर्तमान में देखें तो धान काफ़ी किसान भाई जो है धान लगा रहे हैं, तो धान अभी वर्तमान की बात, धान आपकी कैसे लगाते हैं आप और क्या उसमें रिजल्ट्स रहते हैं? अभी मैं बासमती की 1637 किस्म लेता हूँ जी। और इसको मैं ट्रांसप्लांटिंग पद्धति से ज़्यादा बोता हूँ। जी। रोपा लगा के 20-22 दिन के जब रोपा हो जाता है तो उसको ट्रांसप्लांट करता हूँ। इसका उत्पादन अच्छा मिलता है और सीडल से अगर लगाई जाए धान तो इसमें निश्चित रूप से उत्पादन पर्याप्त तो नहीं मिल पाता। लोग कहते ज़रूर हैं कि ट्रांसप्लांटेड पैडी और सीडल से बोई गई धान में उत्पादन में कोई फ़र्क नहीं आता, बट आई डोंट बिलीव इट। जी आता है उसमें अंतर तो आता है उत्पादन में, बिल्कुल। तो जैसे सीड्रिल से बोते हैं तो उतना उत्पादन नहीं मिल पाता है और अगर परंपरागत लगाते हैं तो वो ज़्यादा उत्पादन मिलता है। सर और कोई किस्म है जो आप लगाते हैं पर्टिकुलर आपके क्षेत्र में, आपके खेतों में? आप क्या चीज़? और कोई ऐसा कोई जो किस्म है धान की जो आप लगाते हैं जो ज़्यादा उत्पादन देती हो या फिर आप उसको अच्छा निकाल पाते हो? जबलपुर यूनिवर्सिटी की 206 जो है जी। JR 206 जी। ये किस्म बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो मैंने बासमती को छोड़ के 206 किस्म अपनाई है। जी। इसमें एक तो रोग बीमारी नहीं है। अच्छा। रोग बीमारी ना होने से आपकी एनर्जी जो है वो दुनिया भर की दवाइयाँ डालने के में लागत में बहुत ज़्यादा लग जाती है। लागत में बड़ा फर्क आता है। तो ये 206 जो है आपकी जबलपुर यूनिवर्सिटी से जो निकली हुई है जी, वो बहुत अच्छी किस्म है। बहुत अच्छी। उसको आप प्लांटेशन के थ्रू लगाते हैं या फिर आप सीधी बुआई करते हैं उसको? नहीं, सीधी बुआई हम कम करते हैं जी और ट्रांसप्लांटिंग ज़्यादा करते हैं। जी जी। अच्छा, उसको सर बेचने की बात करें अगर हम, जैसे हम पूसा की बात करें, पूसा जो किस्में आती हैं PVM होता है 1637 होती है, तो वो आप डायरेक्ट उसको आप बाज़ार में बेच सकते हैं, तो क्या ये 206 भी हम बाज़ार में बेच सकते हैं? बाज़ार में आराम से बिक जाती है सर। और हम लोग तो वैसे समर्थन मूल्य पे भी बेच देते हैं उसको। जी, समर्थन मूल्य पे आराम से चली जाती है वो। उत्पादन उतना ही होता है और मेन चीज़ अगर रोग नहीं लगते हैं तो ये जो आपकी दवाइयों का खर्च है ये बच जाता है। और धान में निश्चित रूप से हम ये देखते हैं कि ज़्यादा जो है दवाइयों पे खर्च ज़्यादा होता है, अगर आप उससे बच जाते हैं तो आपका जो मुनाफा है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। बढ़ जाता है, बिल्कुल। ये परंपरागत जो कुछ खेतियां हैं इनकी हमने बात की, चने की बात की, गेहूं की बात की और धान की, मुख्य रूप से धान की बात हमने की। ये तमाम जो बातें हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सर को अगर अवार्ड मिला है तो सर ने किस तरीके से खेती की शुरुआत की वो हमने जाना।
सर इसके बाद हम अभी गन्ने के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि गन्ना जो आपने एक अपने आप में एक बहुत बढ़िया विस्तार किया है गन्ने के क्षेत्र में, तो गन्ने की शुरुआत कैसे हुई, आपने गन्ने की फसल को कैसे आपने देखा? हमने ये देखा सर कि कोई किसान के पास ऐसी फसल होना चाहिए जो कि मौसम की मार को सह सके, प्रकृति की मार को सह सके और किसान को एक स्थायी लाभ का साधन दे सके। बिल्कुल। इसके लिए मैंने गन्ने की फसल को ही पसंद किया जी। गन्ने की फसल एक ऐसी फसल है जो न तो अतिवृष्टि में मारी जाती है, न ज़्यादा सूखे में मारी जाती है। ये निश्चित रूप से किसान को एक मुनाफा देके जाने वाली फसल है। बिल्कुल, तो निश्चित रूप से मुनाफा देने वाली फसल को तो ज़रूर किसान भाइयों को अपनाना चाहिए। नरसिंहपुर की बात करें, नरसिंहपुर में जैसे कि आपने शुरुआत इसकी की, जब आपने शुरुआत की थी क्या उसको उतना लगाया जाता था गन्ने को? बहुत थोड़े इलाके में गन्ना होता था नरसिंहपुर में। करेली के आसपास लोग गुड़ बना के बेच देते थे जी। मुश्किल से रहा होगा तो 1000-2000 एकड़ में रहा होगा गन्ना। और आज गन्ना नरसिंहपुर में 70,000 एकड़ में गन्ना है। ओ, काफ़ी बढ़ गया रकबा इसका। जी, यही वजह है कि वहाँ पे मिलें आ गई, शुगर मिल्स आ गई और 4-5 शुगर मिल्स काम कर रही हैं गन्ने में। मगर सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि गन्ना की मिलें जो आ गई हैं ये किसान को कोई मतलब ऐसी रिसर्च वगैरह की फैसिलिटी नहीं दे रही हैं जिससे कि कोई आगे जाके गन्ने का भविष्य या किसान को एक स्थायी लाभ के लिए कुछ प्रदान कर सके। हाँ, कुछ स्थायित्व प्रदान कर सके। जी, चलिए, तो ये जो है गन्ने के बारे में हम बात कर रहे थे। किसान भाइयों, चर्चा को हम और भी आगे जारी रखेंगे। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है किसान भाइयों कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हम बात कर रहे हैं प्रगतिशील किसान चंद्रशेखर तिवारी जी से, जो कि कृषि कर्मण अवार्ड से नवाजे गए हैं और इनको ये अवार्ड मिला है इनकी खेती के लिए, क्योंकि खेती के लिए अवार्ड मिलता है तो इन्होंने उत्कृष्ट कार्य खेती में किए हैं और अपने आप को प्रूफ किया है कैसे हम खेती किसानी से एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं और अच्छी उत्पादकता भी ले सकते हैं और उससे हम अपना जीवन यापन भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। व्यावसायिक रूप से अगर देखा जाए किसान भाई, अगर आप खेती को करते हैं तो निश्चित रूप से ये आपके सामने ज़रूर आता है। सर, गन्ने की बात कर रहे थे हम, गन्ने को किस तरीके से आपने लाए? जैसे आपने कहा कि शुरुआत में अगर हम बात करें तो 2000 एकड़ अप्रोक्स लगता है नरसिंहगढ़ में, और आज जो है वो रकबा जो है 70,000 एकड़ में जाके लगने लगा है। तो प्रारंभिक अवस्था में सर गन्ने की फसल कैसे लगाते हैं? क्योंकि बहुत सारे किसान भाई ऐसे, नरसिंहपुर के अलावा पूरा MP देख रहा है हमारा ये जो प्रोग्राम है, पूरा इंडिया देखता है, तो ऐसे में शुरुआत कैसे करें गन्ने की सर? ये किसान भाइयों के लिए एक विषय रहता है। गन्ने की शुरुआत करने के लिए सबसे बड़ा साधन सिंचाई उपलब्ध होना चाहिए। बिल्कुल। गन्ना तब तक किया जा सकता है जब पर्याप्त पानी उपलब्ध हो। जी। तो हम ज़मीन की तैयारी करते हैं,
ज़मीन की तैयारी में गन्ने में अच्छा उत्पादन लेना हो तो उसका ऑर्गेनिक कंटेंट ज़मीन का ऊंचा होना चाहिए। बिल्कुल। इसके लिए या तो देसी खाद हो आपके पास, गोबर का खाद नहीं है तो आप ग्रीन मैन्योर से उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हरी खाद जो रहती है हमारी, हरी खाद। जैसे ढैंचा हो गया या फिर और भी हरी खाद जो होती है हमारी। हाँ, ढैंचा हो गया, सन बो दिया, सन जोत बो दिया। दिया जी ज़मीन में, जी तो इससे अगर ऑर्गेनिक कंटेंट ज़मीन का हाई है आपका तो गन्ने का उत्पादन आप अच्छा ले सकते हैं। जी बिल्कुल। तो मतलब तैयारी जो है शुरुआत में हमें ज़मीन से करना चाहिए और हरी खाद या फिर गोबर खाद से उसको ट्रीटेड करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो फसल है वो अच्छे से हो। सर, किस्मों की बात क्या करें तो आप कोई अनुसूचित जो किस्में होती हैं उनके बारे में आप बताना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को? गन्ने में नरसिंहपुर में हमारे यहाँ अभी तक तो जो 8005 किस्म है जी वो अच्छा परफॉर्म कर रही है जी, वो बढ़िया चल रही है और उसको बढ़िया आप चल लगाते रही है। हैं। जी जी, तो ये किस्म जो आप लगाते हैं इसको किसी तरीके, जैसे हम जानते हैं कि परंपरागत खेती या फिर कोई भी खेती हम करते हैं तो हम बीजोपचार ज़रूर करते हैं, तो क्या गन्ना की फसल में भी बीजोपचार जैसी कोई चीज़ बहुत होती ज़रूरी बीज उपचार। है? जी। गन्ने की फसल में बीज उपचार का बड़ा भारी रोल है और गन्ने का बीज उपचार करने के उपरांत ही उसको लगाया जाना चाहिए। तो ये किसान भाइयों, जिस तरीके से हमने बातचीत की और जाना कि कैसे आप अच्छा कार्य करके, उत्कृष्ट कार्य करके आप इसमें अवार्ड ला सकते हैं, और हमने चंद्रशेखर सर से बात की किस तरीके से उन्होंने अपनी जो यात्रा है वो शुरू की और आज उस यात्रा में उनको अवार्ड मिला है और ये काफ़ी सम्मानजनक है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने एक्सपीरियंस आपके शेयर किए और हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने बताई हैं, और स्टूडियो में आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। किसान भाइयों, ये थे हमारे साथ कृषि कर्मण अवार्ड सम्मानकर्ता चंद्रशेखर तिवारी जी, जो कि नरसिंहपुर से थे। इन्होंने अपने विचार जो है वो यहाँ पर शेयर किए, और आज इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली आंख में फिर मुलाकात होगी कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और बने रहिए। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, खबरों खेती की में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं कृषि की कुछ खास खबरों पर। कृषि विभाग एवं नेफेड के बीच समझौता, बाढ़ प्रभावितों किसानों को 202 करोड़ की सहायता, दलहन तिलहन के मुफ्त बीज मिनी किट देने पर जोर, ब्रोकली का उत्पादन, असंचित गेहूं का उत्पादन। अब खबरें विस्तार से। कृषि विभाग एवं नेफेड के बीच समझौता। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स IYOM 2023 के उत्सव के लिए मोटे अनाजों को प्रोत्साहन देने के लिए दिल्ली में कृषि विभाग तथा भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड नेफेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र को प्रस्तावित इस इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की पहल को ध्यान में रखते हुए दोनों संगठन मिलेट्स आधारित उत्पादों के प्रचार और विपणन के लिए मिलकर काम करेंगे। IYOM 2023 पूरे विश्व में मनाया जाएगा। भारत विश्व मानचित्र पर पोषक अनाजों को लाने के लिए कमर कस रहा है। कृषि विभाग और नेफेड कुछ प्रमुख क्षेत्रों जैसे मूल्य संवर्धित मोटे अनाज आधारित उत्पादों के निर्माताओं, प्रोसेसरों को परामर्श सहायता उपलब्ध कराना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च के पैनल में शामिल स्टार्टअप्स सहित अन्य स्टार्टअप्स की ऑनबोर्डिंग, विशेष रूप से मोटे अनाज आधारित उत्पादों की एक श्रृंखला विकसित करने के लिए FPO का गठन, नेफेड बाजार भंडारण और नेफेड से जुड़ी अन्य संस्थाओं के साथ साथ दिल्ली और NCR के विभिन्न स्थानों पर मोटे अनाज आधारित वेंडिंग मशीनों की स्थापना के माध्यम से मोटे अनाज आधारित उत्पादों को बढ़ावा देना, विपणन करने में सहयोग और सहायता प्रदान करेंगे। बाढ़ प्रभावितों किसानों को 202 करोड़ की सहायता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस मानसून में अधिक वर्षा के कारण जहां शहरी क्षेत्रों में व्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं, वहीं ग्रामीण अंचलों में किसान वर्ग को अतिवृष्टि के कारण बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। मुख्यमंत्री ने बाढ़ अतिवृष्टि से प्रभावित रहे मध्य प्रदेश के 19 जिलों विदिशा, सागर, गुना, रायसेन, दमोह, हरदा, मुरैना, छिंदवाड़ा, आगर मालवा, बालाघाट, भोपाल, अशोकनगर, सीहोर, नर्मदापुरम, भिंड, श्योपुर, राजगढ़, बैतूल और सिवनी जिले के प्रभावित किसानों के खाते में 202 करोड़ 64 लाख रुपए की सहायता राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की। अतिवृष्टि एवं बाढ़ प्रभावित जिलों का प्रभावित रकबा लगभग 2,00,00
2488 हेक्टेयर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद ग्रामों में फसलों की क्षति का सर्वे करवाकर ग्राम पंचायत में सूची भी प्रदर्शित की गई थी। मकानों के क्षतिग्रस्त होने और सामग्री के नुकसान और पशु हानि के लिए पहले 43 करोड़ 87 लाख रुपए राशि दी जा चुकी है। अब 1,51,755 कृषकों के खाते में सहायता राशि डाली गई है। राज्यों के मानसून की कमी वाले क्षेत्रों को देखते हुए दलहन और तिलहन के बीज मिनीकेट उपलब्ध कराने पर भी जोर दे रही है। राष्ट्रीय बीज निगम, NSC, नेफेड आदि केंद्रीय एजेंसियों द्वारा मिनीकेट दिए जा रहे हैं। सरकार ने 2022-23 के दौरान दलहन को बढ़ावा देने के लिए 11 राज्यों के लिए उड़द के 4.54 लाख बीज मिनीकेट और मसूर के 4.04 लाख बीज मिनीकेट आवंटित किए हैं। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बारिश की कमी वाले क्षेत्रों में जल्दी बुवाई के लिए है। इसमें उत्तर प्रदेश में 1,11,563, झारखंड में 12,500 और बिहार में 12,500 नग का वितरण करना है। सरकार 2022-23 तक एक विशेष कार्यक्रम TMU 370 अरहर, मसूर, उड़द 370 भी लागू कर रही है, जिसके माध्यम से मसूर के तहत 120 जिले और उड़द के तहत 150 जिलों को अधिकतम कवर प्रदान करके इन लक्षित जिलों में दलहनी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने का लक्ष्य रखा जा रहा है। तिलहन को बढ़ावा देने के लिए लगभग 8.3 लाख बीज मिनीकेट वितरित किए जाएंगे। इनमें सरसों के 5,75,000, मूंगफली के 70,500, सोयाबीन के 1,25,000, कुसुम के 32,500 और अलसी के 26,000 मिनीकेट शामिल हैं, जो किसानों को मुफ्त दिए जाएंगे। गत वर्ष सरकार ने रबी में सरसों मिशन को लागू किया। इसके परिणाम स्वरूप इसकी खेती के रकबे में प्रतिशत और उत्पादन में 15% वृद्धि हुई। इस वर्ष 2022-23 में विशेष कार्यक्रम के तहत 18 राज्यों के 301 जिलों में सरसों की 26,53,183 बीज मिनीकेट के वितरण के लिए 50.41 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। ब्रोकली का उत्पादन। ब्रोकली विदेशी सब्जी है जिसका उपयोग सलाद तथा सूप के लिए किया जाता है। वर्तमान में इसकी काश्त हमारे देश में भी होने लगी है। ब्रोकली हरी, सफ़ेद तथा बैंगनी होती है। इसमें से हरी ब्रोकली ज़्यादा प्रचलित है। इसकी अगेती मध्यम तथा देरी से लगाने वाली किस्म जैसे कि डी निप्को, ग्रीन बर्ड, स्पोर्टन अर्ली, ग्रीन स्प्राउटिंग तथा लेड स्प्राउटिंग इत्यादि लगाई जा सकती है। ब्रोकली की खेती के लिए रेतीली दोमट भूमि उपयुक्त है जिसमें अच्छा जीवांश हो। लगाने का उपयुक्त समय अक्टूबर-नवंबर है। नर्सरी अक्टूबर में लगाकर पौध तैयार करें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 400 से 500 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। क्यारियों में 45 सेंटीमीटर कतार से कतार तथा 30 सेंटीमीटर पौध से पौध का अंतर रखें। यूरिया 260 किलो, 375 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट, 130 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर डालें। रोपाई के 70 से 75 दिन बाद से कटाई शुरू की जा सकती है। फूल बनने के पहले तक ही कटाई करना चाहिए। असिंचित गेहूं का उत्पादन। असिंचित क्षेत्र में गेहूं का भरपूर उत्पादन किया जा सकता है। भूमि की नमी संरक्षित करने, मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए पाटा चलाएं। असिंचित क्षेत्र में 15 से 31 अक्टूबर तक बोनी कर सकते हैं। दीमक के नियंत्रण के लिए 5 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफॉस दवा से प्रति किलो बीज उपचारित करें। इसके बाद थाइरम या कार्बेंडाजिम की 3 ग्राम मात्रा से प्रत्येक किलो बीज का उपचार करें। इसके बाद फफूंदनाशक दवा से उपचारित करने के बाद गेहूं को एजिटोबैक्टर एवं PSB कल्चर से 10 ग्राम प्रति किलो बीज उपचारित करने के बाद बोनी करें। किसान भाई 100 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में बोनी करें। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर पर्याप्त होती है। असिंचित क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन लेने वाले किसान भाई 40 किलोग्राम नत्रजन, 20 किलोग्राम स्फुर एवं 10 किलोग्राम पोटाश की ज़रूरत होती है। यह पूरी मात्रा बोनी के साथ ही उपयोग करें। उन्नत किस्मों के लिए HW 2004, अमर, JW 17 स्वप्निल, HI 1500 अमृता अथवा
HD 4672 का चयन किया जा सकता है। खबरें खेती में इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।